बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू क्यूएम। हम आज किस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं? आज हमारा मेन टॉपिक है, हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे और कुछ हद तक इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और कल का भी एक सेशन जो है वो चैप्टर 6 के लिए है, क्योंकि वंस अगेन चैप्टर 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, हैवी चैप्टर है, तो उसके ऊपर हम टाइम ज़्यादा लगाएंगे एज़ कम्पेयर टू छोटे चैप्टर्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। यूनिट 1 किस बारे में? यूनिट 1 बहुत ही छोटा सा यूनिट है, उसमें आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताई गई है, और वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि आज हमने कोई पैसे बैंक में रखवाए और कल को हमें उसके बदले बहुत सारे पैसे एक्स्ट्रा वापस मिल गए इंटरेस्ट समेत, या हम आज किसी से थोड़ा सा लोन लें और कल को हमें ज़्यादा सारे पैसे वापस करने पड़े वो लोन पूरा करने के लिए। चैप्टर 6 हमें ये बताएगा कि इससे एक नेक्स्ट लेवल भी है। ऐसा भी हो सकता है आप किसी बैंक में हर साल कोई अमाउंट करें, रखवाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई लोन लिया है तो हर साल आपको कुछ ना कुछ उसकी पेमेंट करनी पड़ जाए। तो जहां कैश फ्लोज, इनफ्लोज या आउटफ्लोज, पैसा किसी को देना या पैसा किसी से लेना की एक से ज़्यादा तरह की टाइप्स हैं, एक से ज़्यादा तरह के सिनेरियोज हैं, एक से ज़्यादा तरह के कैश फ्लोज हैं, तो वो भी इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, बुक ने यूनिट 1 में आपको एक इंतहाई सिंपल सी एग्जाम्पल दी और उसे सॉल्व करके भी दिखा दिया। एक नज़र देख लेते हैं चल क्या रहा है। एक पर्सन को मिलेगा 400 रुपये 1 साल बाद, 600 रुपये 2 साल बाद, 800 रुपये 3 साल बाद, एंड मतलब ईयर 3 एंड 4 से ईयर 3 एंड 4 दोनों में 800 रुपये मिलेंगे। बता दे आज के पैसों में उस सारे जो पैसे उसे मिलने हैं, कभी 400 मिलना है, कभी 600 मिलना है, कभी 800 मिलना है, आज के पैसों में उसकी क्या वैल्यू है? तो आज के पैसों में उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 + r⁻n। ये ऐसे लिखने का एक और आसान तरीका भी था, दैट इज 400 इंटू 1.09⁻⁻n। मल्टीप्लाई के बजाय अगर हम यहाँ डिवाइड के बजाय मल्टीप्लाई करें तो हमें r⁻⁻1 करना पड़ेगा। इससे हुआ क्या? इससे हमारे पास इन 4 तरह के कैश फ्लोज की क्या आ गई? प्रेजेंट वैल्यू आ गई। हमने इन चारों तरह की प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगी कि इन सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू क्या थी। ये एक लंबा रूट था, इसके शॉर्ट रूट जो है वो हम आगे जाके देख रहे होंगे। यूनिट 1 में हमें तकरीबन इतनी बात बताई गई है। यूनिट 1 बिल्कुल छोटा सा, ये यूनिट 2 से सही जो है चैप्टर 6 स्टार्ट होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आए चैप्टर 6 के यूनिट 2 पे। यूनिट 2 का नाम क्या है? चेक करें, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम प्यार से एनपीवी भी कहते हैं, जो कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह पीआरसी क्लियर करके आगे जाएं तो आपका जो कैफ 6 है, एमएफए नामी सब्जेक्ट है, वहाँ एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर 16, जो कि सारा का सारा एनपीवी से डील करता है। तो यहाँ हम जरा बेसिक वाली एनपीवी देखेंगे। रेगुलर क्लास में मैं कोई 15-20 मिनट लगा के एक स्टोरी सुनाता था कि 4 दोस्त कॉफ़ी पीने बैठे थे तो ये हुआ था वो हुआ था। अभी फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम डायरेक्ट बात करते हैं कि एनपीवी होता क्या है। होपफुली आपको याद भी होगा। एनपीवी में हम एक प्रोजेक्ट के आने वाले कैश फ्लोज, होने वाला फायदा की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और इसमें से कुछ माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? आज जो हमारा खर्चा हो रहा है, जब कल के आने वाले पैसों की प्रेजेंट वैल्यू में से हम आज होने वाला खर्चा माइनस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एनपीवी। एनपीवी जज करने का क्या तरीकेकार होता है? अगर एनपीवी पॉजिटिव निकले, प्लस में आंसर है, हम कहते हैं अच्छा प्रोजेक्ट है, लगा लो। और अगर आंसर नेगेटिव आ जाए एनपीवी का, हम कहेंगे ये प्रोजेक्ट नुकसानदेह है, इस प्रोजेक्ट की तरफ ना जाना। तरीकेकार क्या होता है? इंस्टेड ऑफ के, इससे पहले कि हम सवाल देखें एक दफ़ा इसका जो रिफ्रेश कर लेते हैं, इसका जो फॉर्मेट होता है, क्या फॉर्मेट होता है? हम एक कॉलम बनाते हैं टाइम पीरियड का, एन जिसे हम कहते हैं कि हमारा ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, एज्यूम किया कि 4 साल का प्रोजेक्ट है। फिर हम लिखते हैं अपना कैश फ्लो। याद रखिएगा ईयर 0 या टाइम पीरियड जो 0 हमारा होता है, जो अभी के जो पैसे होते हैं, आज के पैसे होते हैं, वो हमेशा नेगेटिव में लिखे जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपका किसी काम पे अगर 50,000 रुपये का खर्चा आज हो रहा है, दैट इज़ आपका आउटफ्लो ईयर 0 का। फिर हम तीसरा कॉलम किसका बनाते हैं? प्रेजेंट वैल्यू का। वंस अगेन जो ईयर 0 की वैल्यू होती है, उसकी कैश फ्लो वैल्यू और उसकी प्रेजेंट वैल्यू सेम होती है हमेशा। ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमारा कॉमन सेंस कह रहा है कि भाई अगर 5,000 50,000 आज खर्च करना है और आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो क्या आज की प्रेजेंट वैल्यू होगी? जाहिर सी बात है 50,000 ही होगी। और इसके बदले हमें 4 सालों तक 20-20 हज़ार मिल रहा है। अब 20,000, सॉरी मैंने नेगेटिव कर दिया, ये 20,000 पॉजिटिव में। आपने आज 50,000 जो खर्चा किया है, इसके बदले आपको 20,000 मिलना है अगले 4 सालों तक। 20,000, 20,000, 20,000। अब अगर हम एनपीवी ना कैलकुलेट करें, वैसे कॉमन सेंस करके देखें, तो क्या हमें नजर आ रहा है? 20,000 into 4, 80,000 रुपये हमने कमाए इस प्रोजेक्ट से, और हमारा खर्चा कितना हुआ? हमारा खर्चा हुआ 50,000। तो
देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि 30,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन असल में ज़रूरी नहीं है कि 30,000 का प्रॉफिट हुआ। महंगाई होती है, 2 साल बाद जो हमें 20,000 मिल रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी हमें क्या पता, हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसी तरह करेंगे 1 + r रेज़ टू पावर -n। अज्यूमिंग के इंटरेस्ट रेट 10% है, हम 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू 1 साल बाद कैसे निकालेंगे, हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे 20,000 इंटू 1.1 कहाँ से है, हमने अभी अज्यूम किया है कि जो थी प्रेजेंट वैल्यू वो थी 10% रेज़ टू पावर -1। कैलकुलेट करेंगे, आपके पास यहाँ आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 1 साल बाद की। ईयर 2 की प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, आप लिखेंगे 20,000 ही इंटू 1 + 0.1 रेज़ टू पावर -2, क्योंकि ये काम कब हो रहा है, 2 साल बाद हो रहा है। इन सारी प्रेजेंट वैल्यूज को आप ऐड लेस जब करेंगे तो यहाँ जो आंसर आएगा दैट विल बी योर एनपीवी। अगर ये आंसर पॉजिटिव हो आप कहेंगे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, लगा लो। अगर ये आंसर नेगेटिव हो तो आप कहेंगे नहीं, ये प्रोजेक्ट हमें नहीं लगाना चाहिए। एक इसका सवाल देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। फॉर कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट, इनिशियल पेमेंट 10,000 थी और हर साल 6,000 रुपये मिलेगा, कितने सालों तक, 2 सालों तक। चलो छोटा सा सवाल ही है, ऐसे हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। क्या फॉर्मेट था हमारा, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, उसके बाद कैश फ्लोज। हमारा आज कितना है, 10,000 का आउटफ्लो है, हमने कह दिया 10,000 नेगेटिव में, और हमें इसके बदले 6,000 जो है वो मिलेगा। तीसरा कॉलम किसका होता है, तीसरा कॉलम हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का होता है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें आर यानी कि इंटरेस्ट रेट भी पता होना चाहिए। क्या इंटरेस्ट रेट है, कहीं गिवन है किसी कोने में, हाँ जी ये रहा 10% लिखा हुआ है, हमने लिखा प्रेजेंट वैल्यू एट 10%। 10,000 की 10% में प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, हमें पता है कि प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0 की हमेशा सेम होती है। 6,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, मेरा कैलकुलेटर किधर गया, ये आ गया कैलकुलेटर। मैं लिखूंगा कैलकुलेटर पे 6,000 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -1। कैलकुलेटर बोला 5454.5। फिर 6,000 मैंने लिख रहे दिया कैलकुलेटर पर, मैंने 1.1 रेज़ टू पावर -2 लिखा, आंसर आया 4959। मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, 4958 पॉइंट समथिंग था। अब इन सारों को मैंने ऐड लेस कर देना है, मैंने लिखा 5454.5 + 4959 माइनस 10,000। आंसर सॉरी एक मिनट, 5454, आंसर आया 413 रुपीज़। पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हम कहेंगे प्रोजेक्ट अच्छा है, इस प्रोजेक्ट को लगाने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो दैट वाज आवर एनपीवी। यहाँ 415 आ रहा है, कुछ राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। अच्छा, ये अगर हम रेस करें तो आपको मजीद कुछ डाटा भी नजर आएगा। ये सवाल 2 तरीके से सॉल्व किया गया है। एक तो, एक मिनट, इसे हम रेस पहले कर दें। अब देखें जरा, एक तरीका तो ये था कि आपने, ऐसे क्या हो गया, जो ले जी, एक तरीका तो ये था कि हमने ईयर 1 और ईयर 2 का जो कैश फ्लो है वो अलग अलग कैलकुलेट किया, और एक तरीका ये था कि हमने एक अदद फॉर्मूला से 6,000 की 2 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। ये एक तरह का आपको ट्रेलर दिखाया जा रहा है कि आगे जो हम फॉर्मूला दोबारा देखेंगे। स्टिल हम रिवीजन मोड में ही हमने फॉर्मूला पहले देखा हुआ है, चेक करें। फॉर्मूला यहाँ मुश्किल करके लिखा हुआ है, इसका आसान वर्जन भला क्या होता है वो भी आपको याद करा देते हैं। इसका आसान वर्जन कुछ यूँ होता है, x इंटू 1 - 1 + r रेज़ टू पावर n ओवर r। ये था हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज का फॉर्मूला। एनपीवी का हमने एक सवाल देख लिया, आगे चलते हैं। अब इसके मजीद सवाल हम प्रैक्टिस में देख लेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यूनिट 3, एन्विटीज एंड परपेचुइटीज। एन्विटीज वो क्या होता है, वो अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड होनी चाहिए, वो फिक्स्ड अमाउंट जो कि आप किसी अकाउंट में या किसी लोन वगैरह में या किसी सिंकिंग फंड वगैरह में किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाद अगर जमा कराते हैं रेगुलरली, तो उसकी जो फ्यूचर वैल्यू है उसको निकालने के तरीकों को हम एन्विटी कहते हैं। मतलब ये एक एन्विटी है कि आप किसी अकाउंट में पैसे रखवा रहे हैं, कोई फिक्स्ड अमाउंट की फिक्स टाइम पीरियड बाद, कोई फिक्स टाइम पीरियड महीने बाद भी हो सकता है, साल बाद भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, एवरी मंथ फॉर ईयर्स। ये आपको 3 आसान एग्जाम्पल्स भी दी गई। अब कितने तरह की एन्विटीज होती है, बुक ने आपको 2 तरीके की बताई। क्या है, ऑर्डिनरी एन्विटी और एन्विटी ड्यू। कैसे पता लगेगा ऑर्डिनरी एन्विटी है कि एन्विटी ड्यू है? सबसे एक कॉमन सवाल ये होता है कि अगर सवाल में गिवन ही ना हो तो क्या करें। सवाल में गिवन ना हो तो हम अज्यूम करते हैं कि ऑर्डिनरी एन्विटी है। लेकिन एक मिनट, मैं क्या रहा हूँ, फर्क क्या है इन दोनों में, ऑर्डिनरी और उसमें ड्यू में?
तो ड्यू के केस में हमेशा जो है आपकी एन्युटी वो अभी आज से स्टार्ट होती है, आप पहली पेमेंट जो करते हैं वो आज करते हैं, जबकि ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में आप पहली पेमेंट टाइम पीरियड बाद करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर महीने की एन्युटी थी कि आपने हर महीने कहीं पैसे जमा कराने हैं तो आप 30 दिन बाद जो है वो पहली पेमेंट करेंगे, जबकि अगर एन्युटी ड्यू होती तो आप आज ही जो है वो पैसे देते। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला दोनों के अलग अलग होते हैं, वैसे देखे सेम लग रहे हैं, देखते हैं इनमें फ़र्क क्या है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में फॉर्मूला ये रहा, हमने पहले किया भी है काफ़ी सारे सवाल इसके, 1 + r रेज़ टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय r, और इसके साथ अगर ये पोर्शन लगा दिया जाए 1 + r कर दिया जाए तो आपके पास आ जाता है एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला। सवाल हमने इंतहाई ध्यान से देखना होता है कि एन्युटी ऑर्डिनरी है या ड्यू है, क्योंकि अक्सर सवाल हमारे इसी वजह से गलत हो जाते हैं कि हमें ऑर्डिनरी और ड्यू का फ़र्क नहीं पता लगता। जल्दी से इसका एक सवाल देखते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं ताकि हम प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। फॉर एग्जाम्पल सेविंग इन्वॉल्व्स ₹1,00,000 पर एनम पर 4 साल ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। शुक्र है उसने हमें हिंट दे दिया कि लास्ट डे ऑफ द ईयर है, ऑर्डिनरी एन्युटी है, टाइम पीरियड के आखिर में जाके पेमेंट हो रही है, 10% इंटरेस्ट रेट है। बता दें 4 साल बाद कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। क्या हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, 1,00,000 है हमारा कैश फ्लो यानी कि x इंटू 1 + r, r क्या है 0.1%, n क्या है 4 साल -1 डिवाइडेड बाय 0.1। कैलकुलेटर पे जल्दी से लिखें, आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि आ रहा है 464,100। एक सवाल और देख लेते हैं। एक सेविंग स्कीम में इन्वॉल्वमेंट ये थी कि 1,00,000 आपने देना है, 4 सालों के लिए देना है, इंटरेस्ट रेट 10% है। 1 मिनट, ये सवाल तो हमने अभी किया, ये सवाल हमसे 2 दफ़ा क्यों पूछा जा रहा है, कहीं कोई गलती हो गई है? नहीं, कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, गौर करें। यहाँ लिखा है ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, यहाँ लिखा है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू का चक्कर था। पहले केस में ऑर्डिनरी एन्युटी का सवाल था, ये एन्युटी ड्यू का सवाल है। क्या हमारा फॉर्मूले पे असर पड़ेगा? यहाँ तक जो हमने लिखा है फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लिखा है, इसमें बस एक चीज़ ऐड हो जाएगी। भला क्या, इसमें हम कर देंगे 1 + r यानी कि 1 + 0.1, तो इससे हमारा एन्युटी ड्यू का आंसर आ जाएगा जो कि आ गया 510,510। नेक्स्ट सवालात हम प्रैक्टिस में देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। वो क्या होता है? अभी तो हमने एन्युटी निकालनी सीखी है, ये कौन सी वाली एन्युटी की बात हो रही है? तो ये एन्युटी, पहले केस में हम एन्युटी में क्या निकाल रहे थे, हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे। सवाल इस तरह की बातें कर रहा था कि बताओ आज हम इतने सारे पैसे इकट्ठे करें, इतने सारे पैसे कहीं जमा करें इतने सालों तक, तो बताओ हमारे पास 4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद कितने पैसे इकट्ठे होंगे। जबकि यहाँ ऑपोजिट सीन है, यहाँ आपको प्रेजेंट वैल्यू यानी कि ये पता लगाना है कि अगर कल को आपने इतने सारे पैसे कहीं जमा करने हैं तो आज या कल को आपको इतने सारे पैसे मिले हैं या देने हैं, उनके आज की पैसों में वैल्यू क्या है। सवाल वंस अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ लोग गलतियाँ करते हैं, नहीं पता लगता कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है। प्रैक्टिस में हम तसल्ली से काफ़ी सारे सवाल देखेंगे। अभी अगर हम कॉन्सेप्चुअली बात करें तो अगर सवाल आपसे कुछ तरह का हिंट देता है कि भाई कोई साहब इतने पैसे जमा करा रहे थे इतने सालों तक, तो फिर ऐसा करो बता दो 6 साल बाद उनके पास कितने पैसे इकट्ठे होंगे। हमें हिंट मिल रहा है सवाल से कि भाई फ्यूचर वैल्यू की बात हो रही है, हमसे पूछा जा रहा है इतने साल बाद कितने पैसे होंगे। जबकि प्रेजेंट वैल्यू केस में कुछ तरह की बात होती है कि हमें ऑफर कराई जा रही है कि आपको इतने सालों तक इतने पैसे जो हैं वो मिलेंगे, तो बताओ आपको जो है प्रोजेक्ट अज्यूम करना चाहिए कि नहीं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है एनपीवी, एनपीवी में हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे। हमसे कहा जाता था कि भाई इस प्रोजेक्ट को लगाओ, इतने सारे पैसे मिलेंगे लेकिन कल जाके मिलेंगे। कल से क्या मुराद है? कल से मुराद 1 साल बाद भी हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है, 20 साल बाद भी हो सकता है। आपने कल के पैसों को आज के पैसों में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला फॉर्मूला। यहाँ बस एक इसकी लिमिटेशन क्या है कि आपकी जो अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज है वो सेम होने चाहिए, वरना हम फॉर्मूला नहीं लगा सकेंगे, वो फिर हमें मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कीपिंग दिस इन माइंड इसका भी एक आधा सवाल करते हैं। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 50,000 फॉर 3 साल एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 9%। क्या लिखेंगे कैलकुलेटर पे? हम लिखेंगे 50,000 इंटू 1 - 1 + r यानी कि 1.09 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.09। ये जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह, 1,26,000 जो है वो फ्यूचर वैल्यू। अब इस सवाल को ज़रा हम गौर से देखें, इस 1,26,000 का मतलब क्या है? 50,000 आपको मिल रहा है 3 सालों तक। ये क्या बात हुई? 50,000 अगर 3 साल किसी को मिल रहा है
तो टोटल वैल्यू तो उसे 1.5 लाख मिलनी चाहिए, 1,26,000 क्यों मिल रही है? तो ये जो अफेक्ट है ना, ये जो रिमेनिंग अफेक्ट है, ये इन्फ्लेशन की वजह से है, ये महंगाई की वजह से है कि वैसे तो उन्हें 1.5 लाख रुपए देखने में वाकई 1.5 लाख ही मिल रहा होगा अकाउंट में, 50,000 की जो है वो 3 आपको मिल रहे हैं, लेकिन आज के पैसों में उसकी वैल्यू 1,26,000 के मुकाबले के बराबर है। कल को 1,26,000 अगर किसी बैंक में पड़े रहेंगे तो 3 साल बाद जो है वो 1.5 लाख के बराबर हो जाएंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट। लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एनवीटी टेबल्स। एनवीटी टेबल के ऊपर हम बिल्कुल भी टाइम अपना नहीं लगाएंगे क्योंकि वंस अगेन कैलकुलेटर जिंदाबाद। जितनी देर में आपने एग्जामिनर साहब से कहना है कि सर प्लीज़ मुझे एनवीटी टेबल ला दें, उतनी देर में कैलकुलेटर आपको ऑलरेडी आंसर तक पहुंचा चुका होगा। तो इस पर हमें रिविजन मोड में टाइम लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स कंटिन्यू। अगला कॉन्सेप्ट सिंकिंग फंड्स। वो क्या होता है? तो आसान अल्फाज में सिंकिंग फंड 100% एनवीटी होती है। बस ये होता है फ़र्क इसमें और एनवीटी में, बल्कि कॉन्सेप्चुअली फ़र्क है, फॉर्मूला वगैरह सारा सेम है कि सिंकिंग फंड में आप किसी खास नीयत से पैसे इकट्ठे करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 10 साल बाद हमने फला कोई मशीन ख़रीदनी है, तो उस 10 साल बाद मशीन खरीदने के लिए हम आज ही किसी अकाउंट में पैसे भरना शुरू कर देते हैं कि ये अकाउंट सिंकिंग फंड है, ये अकाउंट ख़ास इस मकसद के लिए बनाया जा रहा है कि हम इतने साल बाद इसमें पैसे इकट्ठे होते रहें, उस पर इंटरेस्ट भी आता रहे और इतने साल बाद हम फला मशीन खरीद सकें। इसकी मशहूर तरीन एग्जाम्पल आप लोगों ने सबने सुना होगा कि डैम फंड। किसी ज़माने में बड़ा ही धूमधाम से हुआ था कि भाई डैम फंड में पैसे जमा कराएं, जब ये पैसे पूरे हो जाएंगे तो वो हम पता नहीं कौन सा भाषा डैम, दियामीर भाषा डैम बनाएंगे, और आज तक वो पैसे इकट्ठे ही हो रहे हैं, कोई डैम शैम कोई नहीं बना। तो ये था मशहूर तरीन एग्जाम्पल सिंकिंग फंड की। लेट्स कंटिन्यू। आगे 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 परपेचुइटीज। अगला कॉन्सेप्ट परपेचुइटीज। सुना सुना नाम लग रहा है, एनवीटी परपेचुइटी। तो एनवीटी का वो वाला वर्जन जहां आपका जो टाइम पीरियड है वो अनलिमिटेड हो, चलता जाए चलता जाए चलता जाए, डेट इज कॉल्ड परपेचुइटी। अच्छा, अब परपेचुइटी कैलकुलेट कैसे करते हैं? हमें उसका फॉर्मूला गिवन है। क्या है हमारे पास फॉर्मूला? अगर परपेचुइटी फैक्टर यानी कि वो परसेंटेज निकालनी है जिससे हम जो है कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आ जाए, उसका फॉर्मूला होता है 1/r। और हमें डायरेक्ट अगर परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो आंसर आता है x/r। अभी कल परसों ही ग्रुप में, जो व्हाट्सएप वाला मेरा ग्रुप है, मैसेज आया था कि परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू होती है, फ्यूचर वैल्यू होती है। तो याद रखिएगा परपेचुइटी का हम हमेशा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू परपेचुइटी की नहीं होती। प्रेजेंट वैल्यू फिर कैसे होती है? प्रेजेंट वैल्यू इस तरह से होती है कि आप आज खड़े होकर जज कर सकेंगे कल को मुझे जो पैसे मिल रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू किसके इर्द गिर्द है। ये एक तरह का जजमेंट टूल होता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10 साल तक हर साल, बल्कि 10 नहीं, परपेचुइटी का नाम ही है कि अनलिमिटेड टाइम पीरियड, तो जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे हर साल अगर 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो अब ना मुझे पता है और ना बैंकर को पता है कि मैं कितने साल जिंदा रहूंगा, मुझे कितने साल तक पैसे मिलेंगे। तो ये एक जजमेंट टूल होता है ये देखने के लिए कि तकरीबन ये जो इतने साल तक हमें हज़ार मिल रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर है। इसका मकसद मेन ये होता है कि आप मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ परपेचुइटीज़ को कंपेयर कर सकें। ये कभी भी स्पेसिफिक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती और ना हो सकती है, मतलब फॉर एवर इन्फिनिटी की जो जहाँ तक बात आती है तो वहाँ इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े से अजीब हो जाते हैं कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। लेकिन खैर परपेचुइटी में जितना टाइम लगना चाहिए था उससे ज़्यादा हमने लगा दिया। एक आधा सवाल कर लेते हैं। तो देखने में हमें इजी लग रहा है, क्या है, 2000 आपको मिलेगा हर साल इन परपेचुइटी। सवाल ने हमें हिंट दे दिया कि भाई परपेचुइटी का सवाल है, एनवीटी के फॉर्मूले ना लगाते फिरना। व्हेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%, ऐसा करें वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बता दें। क्या हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा है, कैश फ्लो यानी कि 2000 डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है 0.08। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी आ जाएगी। लेट्स कंटिन्यू टू यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 इज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कॉन्सेप्ट क्या होता है IRR? तो IRR का नाम का तो मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो याद करें चैप्टर 1 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था ब्रेक इवन। क्या होता था ब्रेक इवन? ब्रेक इवन ये होता था कि आपका वो वाला पॉइंट, वो वाले नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जहां आपका प्रॉफिट लॉस एग्जैक्टली जीरो होता था, उससे 1 यूनिट ज़्यादा बेच दो तो आप प्रॉफिट में चले जाते थे, उससे 1 यूनिट कम बेचो तो आप लॉस में लॉस में चले जाते थे। अब IRR एक तरह का ब्रेक इवन पॉइंट होता है। IRR वो इंटरेस्ट रेट होता है, वो R होता है
जहां आपका प्रोजेक्ट ना प्रॉफिट में होता है और ना ही लॉस में होता है। वंस अगेन ब्रेक इवन में भी एक सवाल उठता था कि हमें कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, कौन ये चाहेगा कि उसका प्रॉफिट लॉस एग्जैक्टली जीरो हो। तो हम ये इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इससे ऊपर ऊपर हम फायदे में हैं और इससे कम जो है वो हम फायदे में नहीं है। ये सारे उसके स्टेप्स लिखे हैं, मैं रीडिंग करने के बजाय आपको ज़बानी बता देता हूँ कि IRR का क्या तरीक़ेकार होता है। सबसे पहले तो अपने IRR के केस में 2 दफ़ा NPV कैलकुलेट करनी होती है। ऐसा करते हैं, ब्लैंक पेज पे चलते हैं, इसके स्टेप्स लिखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 हमने कहा कि हमने किसी एक अमाउंट की 2 दफ़ा NPV जो है वो कैलकुलेट कर दी, या बल्कि मुझे बताया गया था कि इस वाली स्क्रीन पे ब्लैक स्क्रीन ज़्यादा मज़े की लगती है, हम ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। हम आए ब्लैक स्क्रीन पे, कलर हमने कर दिया येलो। अब स्टेप 1 क्या था, हमने NPV कैलकुलेट की 2 दफ़ा। कैसे 2 दफ़ा? प्रोजेक्ट के हमें क्या कुछ गिवन होगा, हमें इनफ्लोज गिवन होंगे, आउटफ्लोज गिवन होंगे, और हमसे सवाल कहेगा कैसा करो उसका IRR निकाल दो। या सवाल हमसे ऐसा भी कह सकता है कि फला इन्वेस्टर साहब चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट रेट जो हो ना, जो रिटर्न रेट हो, वो फला परसेंटेज से ज़्यादा हो। तो आपके पास कैश फ्लोज गिवन है, आज का आउटफ्लो गिवन है, कल के इनफ्लोज गिवन है, आप NPV एक दफ़ा कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ आपके पास 2 तरह की सिचुएशन आ सकती हैं। आपने कोई एक इंटरेस्ट रेट अज्यूम किया, आपने अज्यूम किया 10% इंटरेस्ट रेट था, उस पर आपने NPV निकाली, NPV आपकी आ गई पॉजिटिव। अब आपने जो दूसरी NPV कैलकुलेट करनी है ना, अगर तो आप चाहते हैं आपका इंतहाई एक्यूरेट आंसर आए IRR का, तो हमेशा एक NPV पॉजिटिव और एक NPV नेगेटिव होनी चाहिए। अब ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ, NPV एक दफ़ा पॉजिटिव आ गई, मैं ऐसी क्या हरकत करूँ कि मेरी अगली NPV जो है वो ज़बरदस्ती नेगेटिव आए, दोबारा गलती से पॉजिटिव ना आ जाए। तो याद करें, अभी हमने चैप्टर 5 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट रेट का इन्वर्स रिश्ता होता है, ऑपोजिट ये होते हैं एक दूसरे के। अगर प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज करनी है तो R डिक्रीज होगा, और अगर रेट इंक्रीज होगा तो प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होगी। ये वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ फायदा देगा। अगर 10% पे हमने NPV निकाली और वो पॉजिटिव आ गई, हम चाहेंगे कि अगली NPV नेगेटिव हो, हम अगला इंटरेस्ट रेट 10 से ज़्यादा लेंगे। हम यहाँ 20% NPV 20% अपना R रखेंगे ताकि हमारी सेकंड जो NPV है वो नेगेटिव हो। दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं। आपने 10% इंटरेस्ट रेट पे NPV जो है वो कैलकुलेट किया, NPV पहली केस में नेगेटिव आ गई। ओहो, हमने तो ये पढ़ा था कि अगर NPV जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए तो फिर हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे तो हमारी अगली NPV नेगेटिव आ जाएगी। हमारी NPV तो पहले ही नेगेटिव आ गई, अब क्या करें? टेंशन वाली बात ही कोई नहीं है, अब अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दें। अब जो दूसरा इंटरेस्ट रेट है वो 5% रखें, 4% रखें, ताकि आपकी अगली जो NPV है पॉजिटिव आए। यहाँ तक होपफुली क्लियर है। अब 2 तरह की NPVयाँ निकाल ली, क्या फ़ायदा हुआ? अब क्या करें? तो अब क्या करें, हम आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो आपके पास NPVयाँ 2 तरह की आ गई, तो आपने ये जो फिगर्स हैं वो फॉर्मूले में पुट करनी है। फॉर्मूला आपके पास क्या है? फॉर्मूला आपके पास है लोअर परसेंटेज प्लस NPV एट लोअर परसेंटेज ओवर NPV एट लोअर परसेंटेज माइनस NPV एट हायर परसेंटेज इनटू हायर परसेंटेज माइनस लोअर परसेंटेज। अगर आपको AB से याद करना ज़्यादा इजी लगता है आप AB से याद कर लें, आपको हायर एंड लोअर से फॉर्मूला याद करना इजी लगता है आप हायर एंड लोअर से कर लें, जैसे आपको इजी लगता है। ये रहा IRR का फॉर्मूला। पिछले पेज पे एक डायग्राम थी, वो भी एक नज़र गौर से देखते हैं क्या चल रहा है। तो ये डायग्राम आपको IRR की नेचर बता रही है। एक पॉइंट ऐसा आता है, देखें इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, प्रेजेंट वैल्यू कम होती चली जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आया जहां आपकी NPV एग्जैक्टली 0 हो गई, ये आपका IRR होता है। कॉन्सेप्चुअल में काफ़ी बात कर ली, इसका भी एक पूरा सवाल करते हैं ताकि हम फिर इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें प्रॉपर अगली वीडियो में। पहला सवाल क्या कह रहा है? अ बिजनेस रिक्वायर्स अ मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ 12% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। प्रोपोज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये है कि ईयर 0 में 80,000 का खर्चा होगा, ईयर 1 में 20,000 मिलेगा, ईयर 2 में 36,000 मिलेगा, ईयर 3 में 30,000 और ईयर 4 में 17,000 रुपये हमें मिलेंगे। ऐसा करो, IRR कैलकुलेट करो, और सिर्फ कैलकुलेट नहीं करनी, साथ हमें मशवरा भी देना है इन्वेस्टर साहब को कि क्या 12% अगर आप रिटर्न चाहते हैं, आपको एटलीस्ट 12% रिटर्न मिल रहा है या नहीं। लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन। सबसे पहले हमने
बल्कि ऐसा करते हैं, इसी को यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास कैश फ्लोस ऑलरेडी कैलकुलेट हुए, मैं इसमें एक कॉलम में यहाँ ऐड करता हूँ प्रेजेंट वैल्यू एट 10%। अच्छा लेट्स सी 80,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी 10% पे, जाहिर सी बात है 80,000 ही होगी। 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू मैं कैलकुलेटर पे लिखूंगा 20,000 इंटू 0.1 रेज टू पावर -1। कैलकुलेटर बोला 18182। फिर तीसरी फिगर 36,000 इंटू 1.1 रेज टू पावर -2, क्योंकि 2 साल बाद हमें फिगर मिलनी है। आंसर आया 29752। ये 80,000 नेगेटिव है। तीसरी फिगर 30,000 30,000 इंटू 1.1 रेज टू पावर -3, आंसर आया 22539। और चौथी फिगर है हमारे पास 17,000 इंटू 1.1 रेज टू पावर -4, आंसर आया 11611। इन सारों को ऐड लेस करके एनपीवी निकालने और देखें वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। -80,000 प्लस 18182 प्लस 29752 प्लस 22539 प्लस 11611, आंसर आया 2084। पॉजिटिव फिगर है नेगेटिव फिगर है? पॉजिटिव फिगर है। अब मैं चाहता हूं मेरी दूसरी वाली जो एनपीवी आए वो नेगेटिव आए। मैं क्या करूं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूं कि कम कर दूं? इनवर्स रिश्ता होता है, अगर मुझे एनपीवी को कम करना है तो मैं अपना जो है इंटरेस्ट रेट है आर है वो इंक्रीज करूंगा। दोबारा मैंने पीवी कैलकुलेट की, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 20%, 20% कर लेते हैं। 80,000 की क्या प्रेजेंट वैल्यू होगी 20%, जाहिर सी बात है 80,000 ही होगी। नेक्स्ट 20,000 इंटू 1.2 रेज टू पावर -1 क्या होगा 16667। नेक्स्ट 36,000 आपको मिलना है 2 साल बाद, 1.2 रेज टू पावर -2, कैलकुलेटर बोला पूरा 25,000। नेक्स्ट 30,000 इंटू 1.2 रेज टू पावर माइनस कितना 3 साल बाद, रेज टू पावर -3 हमने लिखा, आंसर आया 17361। ईयर 4 17,000 रुपए हमें मिलना है कितने सालों बाद, 4 साल बाद, 1.2 रेज टू पावर -4, क्या आंसर आया सॉरी 8198। इन सारों को एड लेस करेंगे, होपफुली हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। -80,000 प्लस 16667 प्लस 25,000 प्लस 17361 और प्लस 8198 सॉरी, कैलकुलेटर बोला -12774। अब क्या करें, IRR वाले फॉर्मूले में हमने पुट करनी है वैल्यूज। लोअर परसेंटेज क्या थी 0.1 प्लस एनपीवी एट लोअर लेवल क्या थी 2084 डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर लेवल 2084 माइनस एनपीवी एट हायर लेवल यानी कि -12774 मल्टीप्लाई बाय हायर परसेंटेज माइनस लोअर परसेंटेज। 20 - 10 क्या होता है 0.1। ध्यान से यहाँ प्लस होना है और यहाँ मल्टीप्लाई होना है, और ये जो 0.1 है ये फ्रैक्शन के नीचे नहीं है। ये ना आप कैलकुलेटर पे इस तरह लिख के बैठे हैं उसे, यहाँ से फ्रैक्शन शुरू हो रहा है। लिखे सर आए कुछ कैलकुलेटर पे 0.1 प्लस 2084 डिवाइडेड बाय 2084 प्लस 12774 इंटू 0.1। कैलकुलेटर बोला 11.4% इज द IRR। IRR वो वाला पॉइंट जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्टली 0 थी। अब अगली बात, इन्वेस्टर साहब चाहते थे उन्हें 12% रिटर्न मिले, उन्हें सिर्फ 11% रिटर्न मिल रहा है। क्या ये प्रोजेक्ट उनके लिए फीजिबल है? क्या ये प्रोजेक्ट उनके लिए काम का है? नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इन्वेस्टर साहब आप ये प्रोजेक्ट ना लगाएं। एक चीज़ और, ज़रा हम अगर थ्योरी मोड में है ही तो ज़रा दिल की तसल्ली कर लेते हैं कि क्या 11.4% क्या वाकई वो पॉइंट है जहां हमारा एनपीवी एग्जैक्टली 0 होगी। थोड़ा सा टाइम लगा के ये एक दफ़ा प्रूव कर लेते हैं दिल की तसल्ली के लिए। हमने सब कुछ रेज किया। 80,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है 80,000 ही होगी। 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी 20,000 इंटू 11.4% था इंटरेस्ट रेट। कैलकुलेटर पे मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस 0.114 रेज टू पावर -1। कैलकुलेटर बोला 17953। सेम अमाउंट 36,000 थी अगले साल में, और कितने साल बाद आपको मिलेगी 2 साल बाद रेज टू पावर -2। कैलकुलेटर बोला 29008। तीसरी चीज़ 30,000
इंटू 1.114 रेस टू पावर माइनस कितने साल बाद हमें मिल रहा है 30,000, 3 साल बाद, यानी कि रेस टू पावर -3। कैलकुलेटर बोला 21700 और फिर चौथी अमाउंट 17,000 इंटू 11.1 प्लस 11.4% रेस टू पावर -4 11038। अब कॉन्फिडेंस से इसे ऐड लेस करें अगर तो हमने कैलकुलेशन ठीक किया हमारा आंसर एग्जैक्टली 0 आएगा। एक दफ़ा देख भी लेते हैं। -80,000 प्लस 17953 प्लस 29008 प्लस 21700 प्लस 11038। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आंसर आया -298। तो ये जो थोड़ा सा प्रेजेंट वैल्यू आ गई दैट इज ड्यू टू पॉइंट्स। हमारा IRR 11.4 समथिंग % होगा, जबकि हमने अपना IRR 11.4 एग्जैक्टली रखा था। तो हमारा IRR NPV तकरीबन 0 ही है। मतलब जहां लाखों हज़ारों रुपए की बात हो रही है, 17,000 की बात हो रही है, वहां 300 रुपए की क्या वैल्यू है। तो आप अपनी NPV को 0 ही समझें। तो ये था हमारी IRR का कॉन्सेप्ट। हमने सवाल एक पूरा किया, हमने सवाल को प्रूव करके देखा। अब आगे एक दफ़ा देख भी लेना। हाँ जी, 11.3% IRR था और हमें प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देना चाहिए क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें 12% रिटर्न जो है वो एटलीस्ट मिलेगा। आगे IRR के एक सवाल है मज़ीद। ऐसा करते हैं सॉरी, आज की जो सेशन है उसके लिए एक और सवाल कर लेते हैं, फिर अगले सेशन में अगली वीडियो में मिलेंगे विद द प्रैक्टिस। तो ये रहा एक और सवाल IRR का। एनुअली यह प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स फॉर 12,000 रुपये फॉर 12 साल। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 90,000। प्रोजेक्ट क्या 9% पे इफेक्टिव होगा, क्या 6% पे इफेक्टिव होगा, और ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जब इन्वेस्टर वुड बी इनडिफरेंट। ये कैसी इंग्लिश की बातें हो रही हैं। इन्वेस्टर वुड बी इनडिफरेंट का मतलब है कि इन्वेस्टर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस रेट से। उस रेट से 1% ऊपर भी आप बताओगे इन्वेस्टर मान जाएगा, और उस रेट से 1% लेस भी बताओगे तो वो नहीं मानेगा। यानी कि IRR की बात हो रही है। ये एक सवाल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 12,000 12 सालों के लिए मिलेगा, और इनफ्लो आउटफ्लो कितना है हमारा ईयर 0 में। ऐसा करते हैं, दोनों को साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं। यह है हमारा NPV एट 2% पे उसने हमसे पूछा है ना। ये सवाल अच्छा इसलिए है कि इसमें NPV भी हमारी टेस्ट हो रही है और IRR भी टेस्ट हो रही है। एक 9% पे हमने कैलकुलेट करना है और एक हमने 6% पे कैलकुलेट करना है। 9% पे 90,000 की प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो की क्या होगी, जाहिर सी बात है 90,000 ही होगी नेगेटिव में। और 6% पे क्या होगी, सेम। इनफ्लोज का क्या करें। इनफ्लोज हमें 12,000 मिलना है 12 सालों तक। कैलकुलेटर जिंदाबाद, फॉर्मूला जिंदाबाद। हम डायरेक्ट फॉर्मूले से इसकी 12 सालों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। हम हर साल की अलग से नहीं कैलकुलेट करेंगे लंबे रूट से। क्या कैलकुलेटर पे लिखा जाएगा 12,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर क्या है 0.09 पहले केस में। रेस टू पावर माइनस कितने सालों तक, 12 सालों तक, डिवाइडेड बाय 0.09। लिखें ज़रा 12,000 इंटू 1 माइनस 1.09 रेस टू पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय 0.09। कैलकुलेटर कह रहा है 85928। लो जी, हम कैलकुलेट करें या ना करें, हमारी आंखों ने हमें बता दिया कि भाई ये प्रोजेक्ट 9% इंटरेस्ट रेट पे बिल्कुल भी जो है वो सूटेबल नहीं है। हमारी जो NPV है वो नेगेटिव आएगी, 4,000 के करीब हमें नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट 6,000 पे जब हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉरी 6% पे हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे ये सब कुछ लिखा रहेगा, बस 9% के बजाय आप लिख देंगे 0.06। लेट्स सी क्या आता है। तो मैंने कैलकुलेटर पे पुरानी वैल्यूज अभी रेज नहीं की थी, मैंने 9 के बजाय 6 लिख दिया। देखते हैं क्या आंसर आता है। क्या बात है, कैलकुलेटर बोला 1,06,606। क्या मतलब है 1,06,606 का, 90,000 ज़्यादा पैसे आ गए, फ़ायदा हो गया, मुबारक हो। अब हमारा सवाल आधा सॉल्व हो गया है। बाकी आधे के लिए हमें IRR के फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। तो IRR के फॉर्मूले में मैं क्या वैल्यूज़ पुट करूं। लोअर परसेंटेज क्या है, लोअर परसेंटेज 6% प्लस NPV एट लोअर परसेंटेज क्या है 90,000। 10,606 में से आप माइनस करेंगे 90,000, तो NPV एट लोअर परसेंटेज थी 10,606 डिवाइडेड बाय 10,606 माइनस माइनस ये क्या फिगर होगी, -90,000 प्लस 85928। वो कितना होता है, वो होता है 4072 मल्टीप्लाई बाय हायर परसेंटेज माइनस लोअर परसेंटेज यानी कि 0.03 यानी कि 3%। करें कैलकुलेट 0.06 प्लस 10,606 डिवाइडेड बाय 10,606
प्लस 4072 इंटू 0.03, कैलकुलेटर बोला 8.167%। इससे पहले कि हम आंसर देखें, कॉमन सेंस क्या हमारी है वो उसकी तसल्ली हो रही है। कॉमन सेंस कहती है कि हमारा IRR जरूर 3 और 6% के दरमियान कहीं होगा। अगर हमारी NPV 6% पे पॉजिटिव है और 9% पे नेगेटिव है, तो 6 और 9 के दरमियान कोई ऐसा हसीन लम्हा आएगा जहां हमारी प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमारी कॉमन सेंस सेटिस्फाइड है कि हाँ यार 8% जो होता है वो 6 और 9 के बीच में ही होता है। ऐसा हो सकता है कि हमने कैलकुलेशन ठीक कर ली है गलती से। तो अब देखते हैं अपना आंसर। 6% पे कैलकुलेशन की, नेगेटिव आई, 9% पे, 6% पे की, पॉजिटिव आई, और फिर हमने IRR निकाला, IRR आया 8.17%। तो ये हमने फास्ट बोर्ड में चैप्टर 6 गो थ्रू किया। अब अगले 2 चैप्टर्स, अगले 2 सेशंस हमारे इस नाम पे हैं कि हम चैप्टर 6 की करेंगे ज़्यादा सारी प्रैक्टिस, क्योंकि ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल के लिए ब्रेक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर 6 की ज़्यादा सारी प्रैक्टिस। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।